हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए आज कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपकी हर एक एग्जाम में काम आएंगे। मतलब जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो कंप्यूटर जिसमें है सभी में काम आएंगे। और आज 30 क्वेश्चन है आपके लिए, 30% होंगे दोस्तों। और 30 में से मैं देखना चाहूंगा कि आपकी तैयारी कैसी है और आप कितने का सही जवाब दे पाते हो। ठीक है, तो 30% रहेंगे आज की क्लास में और 30 के 30 क्या रहेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, एग्जाम चाहे कोई सी भी हो, कंप्यूटर अगर आपके पास में है तो आराम से आप इन क्वेश्चन को देख के जाओ, आराम से सारे क्वेश्चन सही होंगे आपके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों कि कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जोड़ने वाला भाग कौन सा है। कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जोड़ने वाला भाग कौन सा है। सीपीयू, मेमोरी, बस या सॉफ्टवेयर। बताइए दोस्तों कौन सा है। दोस्तों बात करें हम, देखो आपके जो आपने कंप्यूटर देखा होता है, ऐसा डिवाइस देखा होगा, ऐसा एक सीपीयू होता है। ठीक है, और सीपीयू से ही दोस्तों सब चीज कनेक्ट रहती है। जैसे मान लो मॉनिटर है ये हमारा, ये मॉनिटर रहेगा तो मॉनिटर भी किससे कनेक्ट रहेगा दोस्तों, सीपीयू से रहेगा। जैसे कीबोर्ड है दोस्तों, तो कीबोर्ड भी किससे कनेक्ट रहेगा दोस्तों, सीपीयू से रहेगा। ठीक है, तो यहाँ बात करें दोस्तों, मॉनिटर जो होता है दोस्तों, जो मॉनिटर आपका होता है वो क्या होता है दोस्तों, आउटपुट होता है। क्या होता है दोस्तों, आउटपुट होता है। और यहाँ पे कीबोर्ड की बात की जाए दोस्तों, तो कीबोर्ड क्या होता है दोस्तों, जो कीबोर्ड होता है वो क्या होता है दोस्तों, इनपुट होता है। लेकिन बात करें ये कनेक्टिविटी किससे मिल रही है इनको, मतलब कौन जोड़ रहा है इनको, सीपीयू जोड़ता है दोस्तों। ये सीपीयू है आपका। ठीक है, तो जुड़ किससे रहे हैं दोस्तों, सीपीयू से रहते हैं। तो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जोड़ने वाला भाग कौन सा कहलाता है दोस्तों, सीपीयू कहलाता है। अब बात की जाए सीपीयू की पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल, ठीक है, प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है इसका पूरा नाम। और इसको तीन भागों में बांटा जाता है दोस्तों। एक होता है आपका एएलयू, एक होता है आपका सीयू, और एक होता है दोस्तों आपका एमयू। ठीक है, एएलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, एमयू मतलब मेमोरी यूनिट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरे नंबर का, कंप्यूटर में डाटा को अस्थायी रूप से कहां रखा जाता है। कंप्यूटर में डाटा को अस्थायी रूप से कहां रखा जाता है, रैम, रोम, हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव। बताइए दोस्तों किस में रखा जाता है अस्थायी रूप से डाटा को। दोस्तों डाटा को अस्थायी रूप से रैम में रखा जाता है। किसमें दोस्तों, रैम में रखा जाता है, जिसका पूरा नाम है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, MEMORY। ठीक है, और रोम का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है, अस्थायी रूप से रैम में रखा जाता है। क्लियर है तक का। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी यानी कि परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है, रैम, कैश, रजिस्टर या रोम। बताइए दोस्तों कौन सी होती है। तो यहाँ पे बात की जा रही है दोस्तों परमानेंट की, किसकी की जा रही है, परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है इनमें से। तो परमानेंट मतलब जिसमें डाटा स्थायी रूप से स्टोर होता है, तो वो होती है दोस्तों रोम मेमोरी। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट। ये क्या होती है दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी होती है, मतलब पूरा नाम इसका रीड ओनली मेमोरी है। और इसमें दोस्तों डाटा क्या होता है, परमानेंट स्टोर होता है। ठीक है, जबकि इसमें भी नहीं होता, ये अस्थायी होती है, ये भी अस्थायी होती है और ये भी अस्थायी होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसमें बिजली जाने पर भी डाटा स्टोर रहता है, बिजली जाने पर भी डेटा स्टोर रहता है, डेटा स्टोर रहता है। क्लियर है तक का। अब चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है आज का, रोम का पूरा नाम क्या है। दोस्तों इसी क्लास के अंदर मैंने 2 बार रोम की पूरी फुल फॉर्म लिखी है, तो इसका जवाब आप दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। रोम का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म ऑफ रोम, रीड वंस मेमोरी, रैंडम आउटपुट मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी या रिवाइटेबल आउटपुट मॉड्यूल। बताइए दोस्तों क्या होगा पूरा नाम। ये आपका HW है, इसका HW तो क्या ही कहूंगा, अगर आपने क्लास में ढंग से ध्यान दिया हो तो मैंने इसको बता रखा है दोस्तों। ठीक है, इसका जवाब आप दीजिए जल्दी से, आपके पास है 3 सेकंड का समय, फिर मैं देता हूं इसका जवाब। ठीक है दोस्तों, रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या है दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी होता है। क्लियर यहां तक का। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी। बताइए दोस्तों किस प्रकार की मेमोरी हार्ड डिस्क। तो दोस्तों हार्ड डिस्क की बात की जाए तो ये होती है दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी होती है दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी होती है HDD। ठीक है, और यहाँ पे प्राइमरी में बात की जाए तो रैम आती है,
और रोम आती है। क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा छठा, बिट और बाइट में क्या संबंध है? बिट और बाइट में क्या संबंध है? 8 बिट बराबर 1 बाइट, 4 बिट बराबर 1 बाइट, 16 बिट बराबर 1 बाइट या 2 बिट्स बराबर 1 बाइट? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों इसमें सही जवाब होगा 8वें में आएगा 8वें में क्या छठे में आएगा 8 बिट बराबर 1 बाइट। ये ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 7वां, 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? गीगाबाइट मतलब जीबी, मेगाबाइट मतलब एमबी। बताइए दोस्तों 512 एमबी, 1024 एमबी, 1000 एमबी या 2048 एमबी? दोस्तों बात की जाए 1 जीबी में, किसमें दोस्तों? 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं? 1024 एमबी होते हैं, ठीक है। और 1 एमबी में 1024 केबी होते हैं। क्लियर यहाँ तक का। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे 8वां, कंप्यूटर में कैश मेमोरी का उपयोग किस लिए किया जाता है? कंप्यूटर में कैश मेमोरी का उपयोग किस लिए किया जाता है? पर्पज ऑफ कैश मेमोरी, सीपीयू की स्पीड बढ़ाने के लिए, बैकअप लेने के लिए, फाइल कंप्रेस करने के लिए, वायरस स्कैन करने के लिए। तो यहाँ पे बात किसकी की जा रही है दोस्तों? कैश मेमोरी की जा रही है। कैश मेमोरी का उपयोग किस लिए किया जाता है भाई? तो ये किया जाता है सीपीयू की स्पीड बढ़ाने के लिए, सीपीयू की स्पीड बढ़ाने के लिए। ए ऑप्शन इज राइट। क्या होगा दोस्तों? सीपीयू की स्पीड बढ़ाने के लिए। ओके। अब चलते हैं दोस्तों 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है आज का, बूटिंग का क्या अर्थ है? बूटिंग का क्या अर्थ है? कंप्यूटर को स्टार्ट करना, कंप्यूटर को बंद करना, फाइल डिलीट करना या प्रोग्राम कॉपी करना? बताइए दोस्तों बूटिंग की बात की जा रही है यहाँ पे। तो बूटिंग का क्या अर्थ है? अगर आपको आता है तो जल्दी से मुझे बताइएगा। दोस्तों यहाँ पे बूटिंग का अर्थ है कंप्यूटर को स्टार्ट करना और ओएस लोड करना, ठीक है। यहाँ पे आएगा कंप्यूटर को स्टार्ट करना, ठीक है। अब चलते हैं आज के 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है हमारा, विंडोज में रिसाइकल बिन का कार्य क्या है? विंडोज में रिसाइकल बिन का कार्य क्या है? डिलीटेड फाइल को अस्थायी रूप से रखना, फाइल कंप्रेस करना, वायरस क्लीन करना या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना? जो रिसाइकल बिन होती है इसे हम एक तरीके से बोल सकते हैं कंप्यूटर का कचरा पात्र, कंप्यूटर का कचरा पात्र, ठीक है, पात्र। ओके। और इसमें क्या होता है दोस्तों? डिलीटेड फाइल अस्थायी रूप से रहती है, ठीक है। ए ऑप्शन इज राइट। तो अब मुझे बताइए 10 में से आपके कितने सवाल सही हो चुके हैं? उम्मीद ये करूंगा कि 10 में से 10 सवाल सही होंगे, क्योंकि ज्यादा लेवल नहीं है क्वेश्चनों का, आराम से इजी वे में आप समझ पा रहे होंगे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें सवाल की ओर। 11वां है, विंडोज एक्सप्लोरर का मुख्य कार्य क्या है? फाइल और फोल्डर को मैनेज करना, इंटरनेट चलाना, वायरस हटाना या गेम खेलना? दोस्तों यहाँ पे जो इसकी शॉर्टकट की है ना, विंडोज एक्सप्लोरर की शॉर्टकट की, तो शॉर्टकट की क्या है भाई? शॉर्टकट की है विन की प्लस ई प्रेस करेंगे हम, ठीक है। मतलब विंडो की के साथ में ई प्रेस करना है आपको, तो क्या खुल जाएगा दोस्तों? विंडोज एक्सप्लोरर खुल जाएगा। और ये क्या काम करता है? फाइल और फोल्डर को क्या करता है दोस्तों? मैनेज करता है। समझ में आ गया? ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है आज का, कंट्रोल जेड का उपयोग किसके लिए होता है? कंट्रोल जेड का उपयोग किसके लिए होता है? बताइए दोस्तों किसके लिए होता है? दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल जेड का जो उपयोग होता है ना, वो होता है दोस्तों अंडू के लिए। किसके लिए होता है दोस्तों? अंडू के लिए। रीडू करने के लिए होता है कंट्रोल और वाई का उपयोग। कट करने के लिए कंट्रोल और एक्स का प्रयोग होता है, और सेव करने के लिए कंट्रोल और एस का प्रयोग होता है, ठीक है। और आपने पढ़ी होंगी दोस्तों कंट्रोल ए, कंट्रोल में लिख देता हूं कुछ यहाँ पे शॉर्टकट की, कंट्रोल ए, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल ए होगी दोस्तों ऑल सेलेक्ट, ओके। कंट्रोल बी होगी बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल सी होगी दोस्तों कॉपी करने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे 13वां, कंट्रोल वाई का उपयोग किसके लिए होता है? अंडू करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, पेस्ट करने के लिए या रीडू करने के लिए? तो दोस्तों कंट्रोल प्लस वाई होता है दोस्तों, कंट्रोल और वाई का जो प्रयोग होगा दोस्तों वो होगा रीडू करने के लिए। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन, रीडू करने के लिए।
पेस्ट के लिए होगा दोस्तों कंट्रोल और वी का प्रयोग, प्रिंट के लिए होगा कंट्रोल और पी का प्रयोग, और अंडू के लिए तो बताया था मैंने अभी आपको कंट्रोल और जेड होगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे, एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? बताइए दोस्तों क्या शॉर्टकट की है? दोस्तों यहाँ पे एक्सेल में हम चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की है F11। क्या है दोस्तों? F11 शॉर्टकट की है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चार्ट कैसे होते हैं? जैसे ग्राफिकल होते हैं, ऐसे ऐसे आपको दिखाई देते हैं एक्सेल के अंदर चार्ट, है ना। पाई चार्ट भी होता है, कॉलम चार्ट भी होते हैं, ऐसे आपको चार्ट शेप दिखाई देती है, इन्हें हम चार्ट बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक का? तो इनको इंसर्ट करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? F और 11 प्रेस करना पड़ता है मुझे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है, एक्सेल में कौन सा फंक्शन एवरेज निकालने के लिए प्रयोग होता है? एवरेज का, सम का, काउंट का या टोटल का? ठीक है दोस्तों, एक्सेल में हम बात करें तो एवरेज का फॉर्मूला होता है जो औसत निकालता है। क्या निकालता है दोस्तों? औसत निकालता है। ए ऑप्शन इज राइट। सम का क्या करता है दोस्तों? जोड़ने का काम आता है। और काउंट का क्या करता है दोस्तों? काउंट का होता है दोस्तों एक तरीके से नंबर गिनने के लिए, नंबर की गणना करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। टोटल का होता नहीं है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 16वें सवाल की ओर। एक्सेल में सेल एड्रेस का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, अब बात की जाए सेल एड्रेस क्या होता है, एक तरीके से हम बात करें सेल एड्रेस की, तो सेल एड्रेस को बोलते हैं एक तरीके से सेल का पता, सेल का पता या सेल का नाम। ठीक है, ये सेल एड्रेस होता है। तो ये जो सेल एड्रेस होती है वो एक तरीके से कॉलम, है ना, और रो से मिलकर के बनता है। जैसे मान लो ये कॉलम है आपका और यहाँ से ये रो गुजर रही है, तो ये जो पार्ट बना है ना यहाँ पे इंटरफेस से, ये जो पार्ट बना है, मैं हल्की से बता देता हूँ आपको और अच्छे से। ये जो पार्ट बना है ना इतना सा, ये जो बॉक्स बना है सेल मतलब रो और कॉलम के गुजरने से, इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जैसे मान लो आपका ए कॉलम हो गया, जैसे ये 1 रो है तो यहाँ पे आएगा कॉलम का नाम क्या, रो का नाम क्या हो जाएगा? ए और 1। पहले क्या आता है दोस्तों? यहाँ पे पहले आता है एक तरीके से कॉलम का नाम, ये फर्स्ट में आता है, और सेकंड में कौन आता है दोस्तों? रो का नाम आता है। क्लियर है तक का? तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों A1। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? A1 होगा। यहाँ पे ए क्या है दोस्तों? कॉलम है, और 1 क्या है दोस्तों? रो है। क्लियर है तक का? तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां आज का। एक्सेल में वर्कशीट में अधिकतम कितने कॉलम होते हैं? और 2016 की बात की जा रही है यहाँ पे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। 2016 के अंदर एक वर्कशीट के अंदर अधिकतम कितने कॉलम्स होते हैं? 1024, 256, 16,384 और 10,48,576। जल्दी से बताइए दोस्तों किस किस को ये आता है। एक्सेल में वर्कशीट में अधिकतम कितने कॉलम होते हैं 2016 की बात की जाए तो? जल्दी से बताइए दोस्तों। बात करें एक्सेल की वर्कशीट के अंदर 2016 की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं? 2016 की बात करें तो कॉलम की बात करें हम, तो कॉलम होते हैं दोस्तों 16,384। कितने होते हैं दोस्तों? 16,384। और अंतिम कॉलम का नाम होता है XFD। क्या होता है दोस्तों? XFD होता है। और हम बात करें दोस्तों रो की, तो रो होती है दोस्तों 10,48,576। कितनी होती है दोस्तों? 10,48,576 होती है 2016 के अंदर। क्लियर है तक का? यहाँ पे आएगा कॉलम की बात की जा रही है, 16,384 क्या होते हैं दोस्तों? कॉलम होते हैं। और ये क्या है दोस्तों? रो होती है। क्लियर? ओके। और ये जो एक तरीके से 256 है ना, 256 कब थे दोस्तों? 256 की बात की जाए तो 256 जो कॉलम थे ना, वो कॉलम 2003 में थे दोस्तों। कब थे दोस्तों? 2003 में। और यहाँ पे अंतिम कॉलम का नाम था आई और वी। क्या था दोस्तों? आई और वी था। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 18वां। यहाँ पे 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, पावर पॉइंट में ट्रांजिशन का उपयोग कहाँ होता है? स्लाइड को बदलते समय, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में, चार्ट बनाने में या टेबल इंसर्ट करने में? दोस्तों यहाँ पे जो ट्रांजिशन होता है, जैसे मान लो ये स्लाइड है आपकी और इस स्लाइड से आपको इस स्लाइड में जाना है, मतलब इससे आपको इसमें जाना है, तो इसमें मतलब इससे इसमें जाना है, जो बीच में आपका जो इफेक्ट आपको दिखाई देता है ना, वो इफेक्ट होता है, उसे दोस्तों क्या बोलेंगे हम? ट्रांजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रांजिशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आएगा स्लाइड बदलते समय। क्या आएगा दोस्तों? स्लाइड बदलते समय।
तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। अब चलते हैं दोस्तों 19वें क्वेश्चन की, और 19वां है हमारा, पावर पॉइंट में एनिमेशन किस पर लगाई जाती है। पावर पॉइंट में एनिमेशन किस पे लगाई जाती है। जैसे मान लो आपकी एक स्लाइड है दोस्तों, ये आपकी एक स्लाइड है और इसके अंदर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट आ गया है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट आप लगा रहे हो या कोई भी टेक्स्ट आप लिख रहे हो, ठीक है, तो इनके ऊपर क्या लगाई जाती है दोस्तों, एनिमेशन लगाई जाती है, ठीक है, कि अच्छा सा दिखे, थोड़ा सा इफेक्ट हो इन पे। तो यहाँ पे आएगा टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, ये ऑप्शन इज राइट। क्लियर। अब चलते हैं दोस्तों 20वें क्वेश्चन की ओर आज के। तो 20वां क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को सेव करने का शॉर्टकट क्या है। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को सेव करने का शॉर्टकट क्या है दोस्तों। यहाँ पे बात करें पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को अगर सेव करना है तो हम कंट्रोल एस का प्रयोग करेंगे, प्रिंट निकालना है तो कंट्रोल पी का करेंगे, ठीक है। इसके बाद में ओपन करना है ना, ओपन करना है तो इसका ये कर लेंगे कंट्रोल ओ, ओपन के लिए होता है। और कंट्रोल डी होता है दोस्तों डुप्लीकेट, डुप्लीकेट स्लाइड के लिए, डुप्लीकेट स्लाइड के लिए हम क्या लेंगे कंट्रोल डी। और एक न्यू स्लाइड आपको इंसर्ट करनी है, न्यू स्लाइड है ना, इंसर्ट करनी है आपको, तो उसके लिए आपको प्रेस करना होगा दोस्तों कंट्रोल के साथ में एम प्रेस करना होगा, ठीक है। न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल एम प्रेस करना होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 21वां, कि साइबर क्राइम में मेलवेयर क्या है। साइबर क्राइम में मेलवेयर क्या है। मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया प्लेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर या मेजरमेंट टूल। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों मैलिशियस सॉफ्टवेयर। क्या होगा दोस्तों, सी ऑप्शन, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 22वां, वायरस का फुल फॉर्म क्या है। वायरस का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से मुझे बताइएगा वायरस का फुल फॉर्म क्या है। कई एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों ये, वायरस का फुल फॉर्म क्या है भाई। तो वायरस का फुल फॉर्म है दोस्तों विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइन, ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 23वां। 23वां है दोस्तों, राजस्थान में ई मित्र केंद्र पर कितनी सेवाएं उपलब्ध है। राजस्थान में ई मित्र केंद्र पर कितनी सेवाएं उपलब्ध है, लगभग मतलब समथिंग कितनी है भाई दोस्तों, समथिंग है 1000 प्लस। कितनी है दोस्तों, 1000 प्लस है। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट, 1000 प्लस। क्लियर। अब चलते हैं दोस्तों आज के 24वें क्वेश्चन की, और 24वां क्वेश्चन है सीएससी का पूरा नाम क्या है। बताइए दोस्तों क्या है सीएससी का पूरा नाम। तो यहाँ पे आएगा सीएससी का पूरा नाम है दोस्तों कॉमन सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, ए ऑप्शन इज राइट, कॉमन सर्विस सेंटर। अब चलते हैं 25वें क्वेश्चन की, और 25वां है डिजी लॉकर किस मंत्रालय के तहत है। डिजी लॉकर किस मंत्रालय के तहत है। तो यहाँ पे आएगा डिजी लॉकर जो होता है ये क्या काम करता है दोस्तों, मतलब ऑनलाइन दस्तावेज संग्रहण करता है। ये क्या करता है दोस्तों, ऑनलाइन दस्तावेज या डॉक्यूमेंट आप बोल सकते हो, दस्तावेज स्टोर करता है या संग्रहित करता है। क्लियर। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ये ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 26वें क्वेश्चन की, और 26वां है आधार कार्ड किस तकनीक पर आधारित है। बायोमेट्रिक एंड आइडेंटिफिकेशन, बारकोड, क्यूआर कोड ओनली, ओटीपी ओनली। दोस्तों जो आधार कार्ड होता है वो तकनीक है दोस्तों बायोमेट्रिक एंड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 27वां आज का, आधार कार्ड में यूआईडी का मतलब क्या है। तो यूआईडी का मतलब होता है दोस्तों यूनिक आइडेंटिफिकेशन। क्या होगा दोस्तों, यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगा। 27वें में आएगा ए ऑप्शन। और मुझे बताइए 27 में से आपके कितने सवाल सही हो चुके हैं भाई, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला है 28वां आज का। 28वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखना, आधार कार्ड की शुरुआत कब हुई थी। आधार कार्ड की शुरुआत कब हुई थी, जल्दी से मुझे बताइएगा। 2005 में, 2009 में, 2011 में या 2014 में। जल्दी से मुझे बताइए दोस्तों आधार कार्ड की शुरुआत कब हुई थी। अगर आपको आता है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं कितने लोगों को पता होगा कि आधार कार्ड की शुरुआत कब की थी भाई। आधार कार्ड की शुरुआत कब हुई थी भाई। दोस्तों आधार कार्ड की जो शुरुआत हुई थी, मतलब एक तरीके से लॉन्च या जारी किया गया था आधार कार्ड। आधार कार्ड जारी नहीं, शुरुआत हुई थी, शुभारंभ हुआ था। शुरुआत हुई थी कब, शुरुआत हुई थी दोस्तों 28 जनवरी 2009 को। कब हुई थी दोस्तों, 28 जनवरी
2009 को यहाँ पे आधार कार्ड की शुरुआत हुई थी। और जारी कब, पहला मतलब जारी कब किया गया था कि पहला आधार कब बना था, पहला आधार जारी कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था दोस्तों, पहला आधार जारी हुआ था दोस्तों। अगर आपको पता है तो जल्दी से मुझे बताइएगा, नहीं पता तो देखिए दोस्तों। ये हुआ दोस्तों 10 सितंबर, ये हुआ था दोस्तों 29 सितंबर। कब हुआ था दोस्तों, 29 सितंबर 2010 को। तो उम्मीद है आप सभी को पता लग गया होगा। आधार कार्ड शुभारंभ हुआ था 28 जनवरी 2009 को, और ये पहली बार जारी कब हुआ था दोस्तों, मतलब बना कब था, 29 सितंबर 2010 को पहला आधार कार्ड जारी हुआ था। क्लियर यहाँ तक का, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको ये। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे 29वां, UIDAI। ठीक है, अब ये UIDAI क्या है पहले समझ लो। आधार कार्ड जारी कौन करती है दोस्तों, आधार कार्ड जारी करती है, ये जारी करती है आधार कार्ड। ओके, जो UIDAI है यही आधार कार्ड जारी करती है, ध्यान रखना इस चीज का। और ये दोस्तों पूछ रहे कि इसका पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो इसका पूरा नाम है दोस्तों यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो इसका पूरा नाम ध्यान रखना, कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है इससे। अब चलते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर, लेकिन उससे चलने से पहले मुझे बताइएगा क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। क्लास में कितने क्वेश्चन आगे बढ़ाया जाए, मतलब 30 ही रखें या इससे ज्यादा किए जाए क्वेश्चन, वो भी कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम सवाल की ओर। आज का अंतिम सवाल है आधार कार्ड या आधार संख्या कितने अंकों की होती है। आधार संख्या कितने अंकों की होती है, 10, 12, 14 या 16। बताइए दोस्तों, आधार संख्या की बात की जा रही है यहाँ पे, तो आधार संख्या कितने अंकों की होती है, जल्दी से मुझे बताइएगा दोस्तों। और यही आज आपका होमवर्क है। क्या है दोस्तों, होमवर्क रहेगा आज आपका, जिसमें आप बताओगे कि HW मतलब होमवर्क ये है कि आधार कार्ड में मतलब कितनी संख्या होती है या कितने अंक होते हैं आधार कार्ड के। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों। अब लेते हैं आपसे विदा, और उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, धन्यवाद।